Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are fine at your home. Students, many times I told you regarding the timetable, regarding the regular studies because these things makes your future. Your future is depend what you do today. आज आप क्या कर रहे हैं उस पर आपका फ्यूचर बेस है. सो अगर हम प्रेजेंट में इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो फ्यूचर हमारा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, ऑटोमेटिकली ब्राइट होगा आपका फ्यूचर. सो प्रेजेंट में हार्ड वर्क करना, प्रेजेंट में टाइम मैनेजमेंट करना, प्रेजेंट में डिटर्मिनेशन लाना. किस चीज के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है. आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए स्ट्रांग कि आपका एक एम्बिशन है लाइफ में और आप उसको पूरा करने के लिए आपका बेस्ट दे रहे हैं. सो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सेकेंडरी थिंग है. फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कितना उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज के लिए. सो आपको अगर अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, डू योर वर्क प्रॉपरली टुडे. सो विद दिस होप लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. स्टूडेंट्स, in this chapter we already read the tertiary activities and today we started the quaternary activities. So quaternary activity is one level above the tertiary sector. अगर हम एक पिरामिड बनाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तो यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी, देन सेकेंडरी एक्टिविटी, देन टर्शियरी एक्टिविटी एंड ये जो फोर्थ स्टेप है दैट इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज. अब देखते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज होता क्या है. नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर, आप इसका दूसरा नाम क्वाटरनरी एक्टिविटी का दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर एंड हिंदी में इसे चतुर्थ क्रियाएं बोलते हैं. मतलब फोर्थ स्टेप है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तृतीयक क्रियाएं एंड चतुर्थ क्रियाएं, मतलब फोर्थ टाइप की एक्टिविटीज है क्वाटरनरी एक्टिविटीज. तो नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको नॉलेज होगी, दैट इज इंक्लूड इन क्वाटरनरी एक्टिविटीज. कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है या इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करी जा रही है एंड उसके बाद में इसे डिसेमिनेशन किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन का पहुंचाई जा रही है लोगों तक. सो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या इंफॉर्मेशन डेवलप करना या लोगों तक पहुंचाना, दैट इज द क्वाटरनरी एक्टिविटीज. सेंटर अराउंड, किस चीज के आसपास घूमती है क्वाटरनरी एक्टिविटीज? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दिस इज द मेन लाइन कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है. स्पेशल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. क्वाटरनरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके पास में स्पेशल नॉलेज होती है एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होती है जिसके बेसिस पर वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, डेवलप्ड इकोनॉमी में यूएसए है, कनाडा है, चाइना, ये डेवलप्ड कंट्रीज है. यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा वर्कर्स हैं वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक के साथ में. आउटसोर्स्ड, ये आउटसोर्स एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज को आउटसोर्सिंग भी करवाई जाती है. इसकी आउटसोर्सिंग अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज है उसको आप आउटसोर्स मतलब किसी थर्ड पार्टी से भी करा सकते हैं. ओके. एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनवायरमेंट. किसी रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं है, कोई मटेरियल पर डिपेंड नहीं है रॉ मटेरियल पर, क्योंकि प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन का हो रहा है. एंड एनवायरमेंट का अगर इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. मतलब बाहर कैसा भी वेदर है, उसका कोई बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा गर्मी है, इन्होंने अपने ऑफिस में बैठ करके इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को यूज करके ये वर्क परफॉर्म करना है. सो नो इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बाद में जो फिफ्थ लेवल है दैट इज एक्टिविटीज. सो फिफ्थ लेवल इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज. दिस इज द हाईएस्ट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम देखें तो सबसे हाईएस्ट लेवल की एक्टिविटी है क्वाटरनरी एक्टिविटीज. क्या होती हैं? परफॉर्म्ड बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स. यहां पर ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिसीजन मेकर, जो बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं वो जो पर्संस हैं दे आर इन्वॉल्व इन क्वाटरनरी एक्टिविटीज. हाई अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, दैट इज इंक्लूड इन द क्वाटरनरी एक्टिविटीज.
फोकस होता है यहाँ पर क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। जो आइडियाज हैं उनको क्रिएट करना, रीअरेंज करना, उनको इंटरप्रेट करना, या न्यू आइडियाज है वो लेकर के आना। डाटा इंटरप्रिटेशन होती है यूज एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, एंड जो पुरानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उनको री इवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है कितना सक्सेसफुल है टेक्नोलॉजी। इसे गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहा जाता है। मीन्स दोज पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन क्वाइनरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड गोल्ड कॉलर वर्कर्स। उन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। रिप्रेजेंट स्पेशल हाईली पेड स्किल ऑफ सीनियर बिजनेस। एक हाई लेवल का बिजनेस है, हाई सैलरी है वहां पर, और स्पेशल टाइप का ये काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव्स हैं जितने भी, एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, लीगल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। इकोनॉमी, जीडीपी, कैसे जीडीपी में सुधार लाया जा सकता है, वो हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर्स है वो, या गवर्नमेंट में आईपीएस, आईएएस, हाई लेवल के जो डिसीजन लेते हैं किसी चीज को लेकर के। एग्जीक्यूटिव्स हैं जितने भी हमारे, लॉ बन रहा है उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, जो मेजर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो मेजर डिसीजन लेते हैं, सिंपली वो पर्सन क्वाइनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो क्वार्टनरी एक्टिविटीज में हमने पढ़ा था कि क्वार्टनरी एक्टिविटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होते हैं, एंड ये आउटसोर्सिंग से भी करवाए जाते हैं ये वर्क। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अपनी कंट्री में कोई वर्क ना करा करके दूसरे कंट्री की किसी एजेंसी से, किसी कंपनी से, या वहां के वर्कर से काम करवाना, दैट इज द आउटसोर्सिंग। सो आउटसोर्सिंग इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। काम को जल्दी करवाने के लिए और कम पैसा लगे काम करवाने में, ये दो मेन एम होते हैं आउटसोर्सिंग के। मतलब आपने किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी का, किसी बाहर की एजेंसी का, किसी बाहर की कंपनी का, या बाहर की कंट्री के वर्कर्स का यूज किया है अपने काम को करवाने के लिए, और आपके दो मेन पर्पस थे, एक तो काम आपको जल्दी मिल जाए, एंड सेकेंड इज आप उनको कम वेजेस पर काम करवा ले अपना। सो आपको इससे फायदा होगा। रिजल्टेड इन एन ओपनिंग अप ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया। इससे कॉल सेंटर खुले हैं इंडिया में, चाइना में, इजराइल में, एंड ईस्टर्न यूरोप में। सो एक कंट्री जिसको दूसरे कंट्री के वर्कर्स को कम वेजेस देनी पड़े, वहां पर वो अपने कॉल सेंटर्स स्टैब्लिश करती है, या वहां से वो आउटसोर्सिंग वर्क करवाती है। चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल, क्योंकि उनको कम वेजेस पर स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं। सेम काम आपके कंट्री के वर्कर्स आपको करके देंगे, लेकिन उनको आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी कंट्री के लोग उससे भी अच्छा बेटर काम करके आपको देंगे, क्योंकि वो किसी और बाहर की कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि हम इस कंपनी में बने रहे, तो वो अपना आउटपुट, बेस्ट आउटपुट देंगे। वो कम वेजेस पर काम करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अनएम्प्लॉयड है। माइग्रेशन में कम डाउन, माइग्रेशन, एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, सो अगर काम आपको यही प्रोवाइड हो रहा है तो आप माइग्रेशन नहीं करेंगे। तो माइग्रेशन काफी कम हुआ है आउटसोर्सिंग की वजह से, कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी कंट्री में और दूसरी कंपनी वहां पर अपना बिजनेस सेटअप करती है, तो वो लोगों को वैसे एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो लोगों का जो मूवमेंट है, माइग्रेशन है, वो कम हो रहा है। आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द जॉब सीकिंग यूथ। जॉब सीकिंग यूथ हियर मीन्स अपनी कंट्री में वो यूथ जिसको काम की तलाश है, जिन्हें काम चाहिए है, उनका रेजिस्टेंस, उनके विद्रोह को झेलना पड़ता है। मतलब वो लोग कहेंगे कि आप अपनी कंट्री के लोगों को काम ना देकर के दूसरी कंट्री के लोगों को काम दे रहे, तो यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये लोग अगेंस्ट में हो जाते हैं। अपनी ही कंट्री जो आउटसोर्सिंग करा रही है, अपनी कंपनीज जो आउटसोर्सिंग करा रही है दूसरी कंट्री से, उनके अगेंस्ट में हो जाता है ये यूथ इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, अपनी कंट्री के अगेंस्ट में हो गया। तो आउटसोर्सिंग की वजह से जो कंट्री आउटसोर्सिंग करा रही है, वहां के जो जॉब सीकिंग यूथ है वो अगेंस्ट में हो जाते हैं अपनी कंट्री के, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जबकि उनकी कंट्री बाहर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करके, बाहर अपना बिजनेस एक्सपैंड करके दूसरी कंट्री के लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रही है। न्यू ट्रेंड्स इन क्वाइनरी एक्टिविटीज। क्वाइनरी एक्टिविटीज में अब आउटसोर्सिंग में दो टाइप के न्यू ट्रेंड्स आए हैं, दैट इज एपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग।
नॉलेज प्रोसेसिंग, नॉलेज बेस्ड जो वर्क है उनकी भी आउटसोर्सिंग कराई जाती है। यहां पर हाईली स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड, स्पेशल डिप्लोमाज एंड डिग्रीज की। इंफॉर्मेशन ड्राइवन नॉलेज आउटसोर्सिंग, इंफॉर्मेशन ड्राइवन नॉलेज, नॉलेज बेस्ड होता है। सपोज करिए अमेरिका में हर चीज का इंश्योरेंस होता है, वहां के लोग इंश्योरेंस बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं इंश्योरेंस में, सो वो इंश्योरेंस करा रहे हैं और वो इंडिया के सो इंश्योरेंस को बार बार हर मंथ या हर 15 डेज में रिन्यू करना होता है। अब ये रिन्यू करने के लिए उन्होंने इंडिया में एक अपनी कंपनी बना दी। अब यहाँ के जो यूथ्स हैं वो उनके लिए काम करके देंगे, वो रिन्यू करेंगे, हर डाटा कलेक्शन करेंगे, इंफॉर्मेशन है, और वो अपना पूरा जो इंश्योरेंस है उसको रिन्यू करके और अमेरिका में भेज रहे हैं उस रिपोर्ट को। तो ये नॉलेज बेस्ड थी, तो हाईली स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, डिप्लोमा डिग्री की जरूरत है, इंफॉर्मेशन ड्राइवर नॉलेज, और ये जो काम वो कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट वो कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि किसने रिन्यू कराई है इंश्योरेंस, किसने इंश्योरेंस लिया है, सो वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस्ड वर्क कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग किसकी कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन ड्राइवन नॉलेज की। यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, ई लर्निंग या बिजनेस रिसर्च, ये सारे किसमें आते हैं? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, ऐसे वर्क कराए जाते हैं दूसरी कंट्री के लोगों से। सो आउटसोर्सिंग में इस टाइप के जो वर्क्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स ऑपरेशन टू द थर्ड पार्टी वेंडर्स, जैसे कस्टमर केयर है, कोई एक मोबाइल है या कोई भी कंपनी है फॉरेन की, उसने इंडिया में आकर के अपने कॉल सेंटर लगाए हैं और इंडिया के जो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है वो उनके लिए काम करके दे रहा है, वो थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहा है, वहां के थर्ड पार्टी के लिए वो काम कर रहा है, वो जॉब प्रोवाइड हो रही है उसको, एंड दिस इज द मेथड ऑफ आउटसोर्सिंग, और इसे कहा जाएगा ये भी आउटसोर्सिंग है। सो यहाँ पर बिजनेस पर्पज से, और यहाँ पर भी बिजनेस हो रहा है लेकिन वो नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, यहाँ पर हाईली स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। सो दीज आर टू न्यू ट्रेंड्स इन क्वाइनरी एक्टिविटीज। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्वाइनरी एक्टिविटीज के न्यू ट्रेंड, तो केपीओ एंड बीपीओ दोनों ही हैं। अगर ये पूछा जाता है नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग, दैट इज केपीओ, एंड बिजनेस बेस्ड आउटसोर्सिंग, दैट इज बीपीओ। सो देयर इज अनदर टर्म इन योर chapter, that is digital divide. What do you mean by digital divide? That is opportunities emerging from information and communication technology based on development is unevenly distributed across the world's digital divide. Digital divide means इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को, वो पूरे वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है उससे लोगों का डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो कंट्रीज में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब किसी कंट्री में ये जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ये हायर लेवल पर है, जबकि कोई कंट्री है इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से काफी पीछे है। यानी कि अगर हम एक सिंपल में अगर एग्जांपल में आपको समझाया जाए, सपोज करिए वाईफाई की फैसिलिटी है, अगर अमेरिका में ये बोल रखा है कि गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है वाईफाई है, सब गांव में वाईफाई लगे हुए, मतलब वो इंटरनेट को बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो दो कंट्रीज में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करने की जो एफिशिएंसी है, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल डिवाइड। सपोज इस एरिया में लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन को, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल डिवाइसेस वो यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जबकि ये लोग वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो इनके बीच की जो बाउंड्री है उसे ही कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। यानी दोनों में डिफरेंस है, किस चीज को लेकर के? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। मतलब बेस यहाँ पर क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जिसके पास में है वो अलग है, जिनके पास में नहीं है वो अलग है। सो उनके बीच का ये जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल डिवाइड। The digital divide is not only based between the countries, it is also between the different region of any country. किसी भी कंट्री के डिफरेंट रीजन में भी ये डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। मतलब एक कंट्री के अंदर भी डिजिटल डिवाइड, ये नहीं है कि वर्ल्ड में हम कंट्रीज को डिजिटल डिवाइड के बेसिस पर अलग कर रहे हैं, एक कंट्री में भी हम स्टेट्स को डिजिटल डिवाइड के बेसिस पर अलग कर सकते हैं। मतलब एक कंट्री में दो टाइप के रीजन है, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जो महानगर है, वहां पर ये फैसिलिटीज मिलेंगी। कौन सी? कम्युनिकेशन
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। सो बहुत सारी फैसिलिटीज जो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से, वो फैसिलिटीज सिटी में तो प्रोवाइड हो रही है, लेकिन रूरल एरिया में ऐसा नहीं है। सो रूरल एरिया के लोग हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर हैं, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां के जो लोग हैं वो आसानी से यूज कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो। सो द डिफरेंस बिटवीन दैम इज आल्सो कॉल्ड द डिजिटल डिवाइड। ऐसा बोला जाता है कि जो विलेजेस हैं वहां पर टावर नहीं है, तो वो लोग इंटरनेट को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे जितने अच्छे से मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग उनको यूज कर रहे हैं। सो ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड द डिजिटल डिवाइड। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी, उतना ज्यादा किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कॉलर जॉब्स कहा जाता है। तो डिफरेंट कलर है वो किस जॉब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। ब्लू कॉलर जॉब किसे कहा जाता है? वर्किंग क्लास, जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो मैनुअल श्रमिक है, जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, दे आर इंक्लूडेड ब्लू कॉलर जॉब्स। रेड कॉलर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स। एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनके लिए रेड कॉलर जॉब वर्ड यूज किया जाता है। व्हाइट कॉलर ऑफिस वर्क या प्रोफेशनल्स हैं जो कंप्यूटर और डेस्क से काम कर रहे हैं, दे आर इंक्लूडिंग व्हाइट कॉलर जॉब्स। पिंक कॉलर जॉब यूज किया जाता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वेटर है या एंटरटेनमेंट सेक्टर में कोई काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो वेजेस होती है लो पेड वेजेस होती हैं। गोल्ड कॉलर वर्कर हमने अभी पढ़ा था, हाईली एजुकेटेड जो पर्सन्स है, जैसे साइंटिस्ट है, सर्जन है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हाईली एजुकेशनल जो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर इंक्लूडिंग गोल्ड कॉलर वर्क। ब्लैक कॉलर इज यूज फॉर माइनिंग वर्क, जो माइनिंग करते हैं उनके लिए यूज होता है। माइनिंग एंड ड्रिलिंग का वर्क करते हैं। मिनरल्स एक्सट्रैक्शन में जब मिनरल्स को निकालना होता है, माइनिंग का वर्क करते हैं, दे आर इन ब्लैक कॉलर जॉब। ऑरेंज कॉलर इज यूज फॉर प्रिजनर लेबर, जो जेल में लेबर हैं उनके लिए ऑरेंज कॉलर जॉब यूज किया जाता है। ग्रीन कॉलर जॉब इज यूज फॉर एनवायरमेंटल सेक्टर, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उन्हें ग्रीन कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ग्रे कॉलर वर्कर्स उनको कहा जाता है जो रिटायर हो चुके हैं, फर्दर वो किसी काम में लग रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किसी काम को वो कर रहे हैं, दे आर इंक्लूडिंग ग्रे कॉलर। मतलब एक रिटायरमेंट की एज उनकी हो चुकी है लेकिन फर्दर वो वर्क कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, दे आर इंक्लूडिंग ग्रे कॉलर जॉब्स। एंड द लास्ट वन इज ओपन कॉलर जॉब्स। ओपन कॉलर जॉब उन्हें कहा जाता है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इंटरनेट की हेल्प लेकर जो घर से ही काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, दे आर ओपन कॉलर वर्कर्स। सो दीज आर द कॉलर जॉब्स। सो हियर इज अवर चैप्टर कंप्लीट। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका कुछ एमसीक्यूज की हेल्प से। फर्स्ट इज मेडिकल टूरिज्म के कंसर्न में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेडिकल टूरिज्म किस कंट्री में होता है? दैट इज इंडिया। हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म, वो इंडिया में होता है, मतलब बाहर से पेशेंट आते हैं। सो कंट्री से पेशेंट आते हैं इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने, दैट इज कॉल्ड द मेडिकल टूरिज्म। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है? इंडिया में है ये। गोल्ड कॉलर वर्कर किन्हें कहा जाता है? अभी पढ़ा है। एक तो हाईली एजुकेटेड हो एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो काम कर रहे हैं, दे आर इंक्लूडिंग गोल्ड कॉलर जॉब्स। रूरल मार्केट का एक एग्जांपल अगर पूछा जाए एमसीक्यू में, सो पीरियोडिक मार्केट, आवधिक बाजार, हर टाइम पीरियड बाद, मतलब एक हफ्ते बाद है या 2 दिन बाद है या 15 दिन बाद है मार्केट लग रहा है, दैट इज ये रूरल मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेलर? रिटेलर कौन होते हैं? जिनसे हम डायरेक्टली, कंज्यूमर जिनसे डायरेक्टली गुड्स लेता है, खरीदता है, परचेज एंड सेल करता है, उन्हें कहा जाता है रिटेलर। एंड रिटेलर कहां से लेता है? जो कॉमोडिटीज है वो रिटेलर लेता है होलसेलर से। ओके, लार्जेस्ट रिवेन्यू किस सर्विस से, किस टाइप की एक्टिविटीज से लार्जेस्ट रिवेन्यू आ रहा है इंडिया में? दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे सबसे ज्यादा रिवेन्यू कलेक्शन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नोड? नोड मीन्स जो 2 रोड्स को लिंक करती है वो पॉइंट है, वो नोड कहलाता है। ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था, नोड का मतलब जो 2 रोड्स हैं उनको लिंक कर रहा है आपस में, दैट इज नोड। और
फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म, टूरिज्म को कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं, दैट इज डिमांड एंड ट्रांसपोर्ट। व्हेन यू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट होगा तो टूरिज्म होगा एंड डिमांड जब बढ़ेगी तो टूरिज्म की एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट इज हेरिटेज होम्स। हेरिटेज होम्स मीन्स जो इंडिया के जो किसी भी कंट्री के कल्चर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो वहां पर देखने के लिए कुछ टाइम रुक जाते हैं। सो जहां पर वो रुकते हैं उन्हें हेरिटेज होम कहा जाता है। और इंडिया में ये इसके एग्जांपल गोवा एंड कुर्ग, कहां पर है, कर्नाटका में। कर्नाटका में कुर्ग एंड गोवा में हेरिटेज होम्स बनाए गए हैं। 2005 के अकॉर्डिंग मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में कितने लोग आए थे, दैट इज 55,000 people. And which types of economies more than half workers are included in quaternary activities? आधे से ज्यादा वर्कर क्वाटनरीज में लगे हुए हैं, एक्टिविटीज में। डेवलप्ड कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर आधे से ज्यादा वर्कर है वो क्वाटनरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। रिवाइज दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड मेक योर ओन एमसीक्यूज। आप अपने एमसीक्यूज खुद लिख करके देखिए, याद करिए नोट्स में से, एंड डू योर वर्क ऑन टाइम एंड योर होमवर्क फॉर चेकिंग रेगुलरली। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।